प्रदेश की जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जाति तो एक बड़ा अहम मुद्दा है। योगी बेसिकली मोदी की पॉलिटिकल क्रिएशन है। योगी की जितनी चमक है उसका क्रेडिट जाता है मोदी को। जो भी वादा कर रहा है कितना परसेंटेज आप फुलफिल कर पा रहे हैं। जो सबसे बड़ी कमजोरी विपक्ष की है कि कोई लीडरशिप नहीं है। हमें सत्ता से सवाल करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पुलवामा की घटना ऐसी थी कि उसके बाद जब एयर स्ट्राइक भारत द्वारा किया गया तो उसका प्रभाव आम जनमानस में काफ़ी गहरी पैठ अपनी बनाया। लोगों को लगा कि अब भारत रोने गिड़गिड़ाने वाला नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क अगर अत्याचार करता है या वहाँ से किसी तरह की आपराधिक वारदात होती है तो हम उसको अंदर घुसकर मार सकते हैं और उसको माकूल जवाब दे सकते हैं। और जनता में एकजुटता देखने को मिली पूरे भारतवर्ष में। अब बात जहाँ तक अयोध्या की है तो अयोध्या प्रभु श्री राम आस्था के विषय है और ये आस्था केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं है, पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है। राम को मानने वाले विश्व के न जाने कितने देशों में फैले हुए हैं। और आज अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा भी रही है, जैसा लोगों में देखने को मिल रहा है। एक राम राज्य की संकल्पना की बात सरकार द्वारा किया जाता है और दूसरी तरफ 500 साल के लगभग इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनता है। एक जनरेशन है, हम लोग के माता पिता चाचा की बात कर लीजिए, बाबा की बात कर ले, वो सिर्फ इतने से बहुत खुश हैं कि अयोध्या में मंदिर बन गया। और प्रभु श्री राम को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था, राजनीति के चलते ही मंदिर बन भी नहीं पा रहा था। और आज अगर राजनीति में फिर राम का प्रयोग किया जा रहा है तो निसंदेह उसका फायदा भी सत्ता पक्ष को या भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बताने का भी प्रयास करती है कि फलाने पार्टी के वजह से या इनके रोकने की वजह से राम मंदिर बन नहीं पा रहा था और आज हम कोर्ट के माध्यम से ही बनाए, लेकिन बनाकर दिखा दिए। हम तारीख, पहले ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने तारीख भी बताया और भव्य राम मंदिर भी बनाया। तो जनता के प्रति एक आस्था के तहत उनको अपनी तरफ खींचने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसे इलेक्शन की गाइडलाइंस होती है उसमें ये होता है कि मंदिर और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, और बीजेपी जब इस पे वोट मांगती है तो फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है? राम मंदिर के नाम पर नहीं मांग रही है सर। उनका एक साइलेंट बात सुनिए, उन्होंने कल परसों वोटिंग से पहले ट्वीट किया हुआ है बीजेपी फॉर इंडिया के नाम से, जो उनका ट्विटर हैंडल है, उस पर देख लीजिए, हमने राम मंदिर बनवा दिया, आप अगर वोट देंगे तो ये होगा। जो सूर्य किरण उन्होंने नमस्कार का वो पूजा करवाया रामनवमी पे, उसको लेकर भी वोट मांग रहे हैं। तो आप लोग कैसे कहते हैं फेयर इलेक्शन हो रहा है, जबकि आपके संविधान में लिखा हुआ है कि इलेक्शन होगा तो उसमें धर्म के नाम पर और जाति के नाम पे वोट नहीं मांगे जाएंगे, तो खासकर धर्म के नाम पे रिलीजियस वोट नहीं मांगे जाएंगे। इसका मतलब फेयर इलेक्शन आज तक कभी नहीं हुए, क्योंकि जाति हमेशा रही है, तो धर्म हमेशा रहा है। फेयर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन फिर संविधान की वैल्यू क्या होती है? वेरी फर्स्ट इसका मतलब फेयर इलेक्शन कभी नहीं हुआ, क्योंकि जाति तो हमेशा मुद्दा रही है और मीडिया भी चलाती रही है कि यहाँ पे ये जाति भारी, यहाँ पे ये जाति भारी कैंडिडेट, फिर तो कोई फेयर इलेक्शन नहीं है। फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, जो राम मंदिर का मुद्दा है वो बहुत साइलेंट है, मतलब क्योंकि राम जो सबके अंदर बसे हैं। जो अब राम मंदिर में दर्शन करने आदमी आ रहा है वो सिर्फ बीजेपी का वोटर नहीं है, वो सबको वोट करता है। वो समाजवादी पार्टी का भी वोटर है, वो बहुजन समाज पार्टी का, कांग्रेस का भी वोटर है। वोट किसको करता है वो जब जाएगा तब डिसाइड करेगा। तो वहाँ पे आने वाला, हाँ, राम मंदिर एक साइलेंट मुद्दा है, मतलब जो आप इसको आप कहिए कि वोट मांगिए या उसके नाम पे मत मांगिए, पर जिसने देना है उसको राम मंदिर के नाम पे वोट वो देगा। 500 साल का मामला था ये राम मंदिर का, इनके कोर एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का। तो नो डाउट कि जो मेन फायदा मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आखिर उसका मौका किसने दिया? जो हम धर्म की बात करते हैं, हम जातियों की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली बीजेपी है जिसने धर्म जातियाँ की, देश का बंटवारा 1947 में हो गया और धर्म के आधार पर तो हुआ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जो आपने बात सवाल उठाए इसके जवाब के लिए उसने चतुराई करिए या समझदारी करिए या लॉजिक करिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये धर्म नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मतलब हमारे देश की जड़ों से जुड़ी हुई जो संस्कृति है, ये हमारा धर्म है। इत्तेफाक की बात है, भारत का जन्म और भारत का डेवलपमेंट, भारत की संस्कृति ही धर्म है और यहीं से भारत जन्म लेता है। ये उसका लॉजिक है। एक चीज कि वो कहती है कि एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और उससे जुड़ा हुआ धर्म है। दूसरी बात जो ये प्रश्न उठता है, भाजपा ये कहने की कोशिश करती है और वो सफल भी इस बात में होती है, वो कहती है कि हर इंसान के अधिकार के लिए कोई भी राजनीतिक दल लड़ सकता है,
कोई भी राजनीतिक दल रोजी के लिए, रोटी के लिए, सुरक्षा के लिए, इसलिए अधिकारों के लिए भी लड़ा जा सकता है। और कहीं ना कहीं यहाँ की मेजॉरिटी सनातनियों जो बड़ी संख्या में थे, उसके बाद भी उनका धार्मिक अधिकार छीना गया। वो इतिहास भी गिनाते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के और इस तरह के कुछ दलों का विरोध करते हुए कहते हैं कि इनकी सत्ता जब आई तो इन्होंने सनातनियों का जो धार्मिक अधिकार है वो छीन लिया था, उसका हनन किया था, हम वो वापस करेंगे। इस तरह की एक आभा मंडल के साथ में इस मुद्दे को सबसे प्रभावशाली बना दिया जाता है और कहा जाता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए हमें अपने मंदिरों को सुरक्षित करना है, हिंदुओं के जो धार्मिक जो अधिकार हैं जो छीनते रहे हैं, हमें उसको वो अधिकारों को दिलाना है। और इसके लिए वो कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं कि सारी लड़ाई जितनी भी हुई है वो कोर्ट न्यायालय के जरिए हुई है और न्यायालय संविधान के कि फॉर्मेट पे ही वो सारे आदेश होते हैं। तो यहां पर ये विषय आ जाता है और कहीं ना कहीं भावनाएं जो है राजनीतिक फायदा पहुंचाती हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे दूसरे दल हो। हमेशा इतिहास रहा है। अगर आप देखिए तो यहां उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर जो राजनीति हुई, तो कभी मुलायम सिंह यादव जी जीते, तो कभी भाजपा जीती, तो कभी जाति के नाम पर बसपा जीती। तो ये सिलसिला उत्तर प्रदेश में ज्यादा डेवलप हो रहा है और राम मंदिर एक बहुत लंबे समय से लोगों को फायदा और नुकसान देता रहा है और मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में भी इसका प्रभाव होगा। जब मोदी की बात आती तो साहब बोलते हैं कि हमको मोदी को पीएम बनाना है। यानी कि ये पूरी जो सियासी जंग इस वक्त चल रही है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, वो एमपी की नहीं पीएम बनाने की चल रही है। हम योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, हमारे सीएम हैं और बहुत कामयाब सीएम है, उनका रिकॉर्ड बताता है, रिकॉर्ड एक हार्ड टास्क मास्टर के तौर पर देखा जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी उनको ही रोक रही है, क्योंकि जो तमाम बातें होती है कि जिस पॉपुलैरिटी है आफ्टर मोदी हो, लोग कहते हैं योगी। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के वो बीच में आ जाते हैं और भी लोग आ जाते हैं, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की बात होती है, क्योंकि वो ट्रेंड सेटर बन चुके हैं, आप बुलडोजर की बात कर लीजिए, उनको कॉपी किया गया। लेकिन मौजूदा चुनाव की बात किया है तो जो आवाम है यहाँ की उत्तर प्रदेश की, जिन जिलों में मैंने दौरा किया है, लोगों से बातचीत की है, दे गो फॉर मोदी। अगर हम उनको पास जाते हैं जो बीजेपी पसंद नहीं करते हैं, तो जैसे कि बीजेपी में दिक्कत नहीं है, हमको मोदी योगी में दिक्कत है, तो मोदी का नाम पहले आता है। तो जो राइज नरेंद्र मोदी का गुजरात से हुआ, वही राइज फिलहाल हम देख रहे हैं कि यूपी से सीएम योगी का हो रहा है। यानी कि आने वाले वक्त में जब उम्र होगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जाहिर सी बात है उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, तो पहला नाम योगी आदित्यनाथ आएगा। और यही उनके लिए एक दिक्कत का सबब बन चुकी है, क्योंकि जो सियासत होती है वो कब आपको नीचे गिरा दे और कब आपको उठा दे कोई कह नहीं सकता, क्योंकि सियासत में ना कोई तो हमेशा दोस्त होता, ना हमेशा दुश्मन, और हर कोई चाहता पीएम और सीएम बने। तो ये जो सीएम की पॉपुलैरिटी है योगी आदित्यनाथ की, वो उनको दिल्ली जाने का रास्ता रोक रही है। तो आज का इलेक्शन, मौजूदा इलेक्शन मोदी के नाम पर हो रहा है, जो प्रत्याशी उनके नाम पर कतई होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा। जो आपने कहा ना कि मोदी और योगी में, तो दोनों लोगों की अपनी अपनी कह सकते हैं पहचान है और अपनी अपनी लोकप्रियता है। आज हिंदुत्व चेहरे की बात करें, अगर हिंदुत्व, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हिंदुत्व चेहरे पे है, तो योगी आदित्यनाथ का नाम मैं राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुत्व चेहरे के रूप में सबसे बड़ा नाम हो चुका है, वो मोदी से बड़ा नाम हो चुका है। तो इस नाम को इस कह सकते हैं कि अगर यहाँ की बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर हम 50-50 करें कि अगर आधा मोदी का है तो आधा योगी का है, योगी को अलग करके आप उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना असंभव सा है। क्योंकि योगी चाहे वो हार्डकोर हिंदुत्व के मतदाता हों या जिस वर्ग से कहा जाता है उसका बड़ा महत्व नहीं, लेकिन राजपूत वर्ग, इन दोनों पर योगी का बड़ा प्रभाव है। और ये प्रभाव योगी का तो ये असर है, अगर हम 22 के चुनाव पीछे जाएं तो उत्तराखंड में चर्चा होती है कि दोबारा सरकार रिपीट हुई है, उसमें योगी का बड़ा रोल रहा है, दोबारा रिपीट हुई वहाँ पे। तो ये चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, बहरहाल लोकप्रियता इस मामले में पूरे देश में योगी की अब मोदी के बराबर आसपास है। तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे चुनाव जो है और योगी और मोदी के नाम पर है। तो कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन ज़्यादा, ये कह पाना थोड़ा कठिन है कौन ज़्यादा है कौन जो है कम है। तो दोनों लोग लगभग इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर बराबर मामला है। ये जो विचार है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का मतलब अब इस वक्त बीजेपी के लिए अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ योगी हैं।
और जब देश की राजनीति की बात आती है तो मोदी भी पसंद होते हैं। और फिलहाल की जो स्थिति है वो ये बात जरूर है कि बीजेपी के अंदर ये खींचतान हो सकती है कि मोदी के बाद कौन, और योगी का जब नाम आएगा तो जाहिर सी बात है उनके नाम के आने पर कई सारे जिनके मन में इच्छाएं दबी होंगी खुद प्रधानमंत्री बनने की, तो उनके लिए दिक्कत जरूर होगी। लेकिन ये जरूर बात है कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश के जब हम रेफरेंस से यहाँ लखनऊ में बैठकर हम देखते हैं तो हम ये जरूर पाते हैं कि मोदी और योगी इस वक्त एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन चुके हैं। कि खुद मोदी भी अपने भाषणों में जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो बिना योगी के जिक्र के नहीं, वो जब भी बात करते हैं और जगहों पर वो कहते हैं कि मोदी ने किया, केंद्र सरकार ने ये किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हें क्रेडिट देना पड़ता है योगी को भी। तो इसलिए बिना योगी के तो एक तरीके से वो पूरक हो गए हैं, कॉम्प्लीमेंट हो चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के हैं कि वो एस्पेक्ट अलग नहीं कर सकते हैं। जहां पर मोदी अगर बात करेंगे वो यूपी में आएंगे तो योगी के बिना उनकी कोई भी बात अधूरी ही रहेगी। और वो यहाँ की हकीकत भी हो चुकी है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि टफ टास्क मास्टर हो चुके हैं, वो छवि है योगी की। तो योगी के बिना फिलहाल बीजेपी की कोई बात नहीं हो सकती है। जैसे एक समय कहा जाता था कि देश में मोदी के बिना कोई बात नहीं हो सकती है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बिना योगी के बीजेपी की कोई बात नहीं हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले दिनों में हमको देखने को मिला है तो इस तरीके की बातें जरूर होती रही हैं, लेकिन जब हमने देखा है कि जिस तरीके से अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ उस टाइम पे देखने को मिला, तो जो रिकॉर्ड जीत हुई बीजेपी की, तो उसमें इन रूमर्स को कहीं मुझे लगता है कि जगह नहीं मिली। और जो कंपैरिजन की आप बात कर रहे हैं मोदी से, तो आप देखिए योगी केवल यूपी में नहीं बल्कि अभी भी जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, योगी आदित्यनाथ राजस्थान जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, अन्य उत्तराखंड जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर जब वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो पार्टी इस बात को समझ रही कि उनकी लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ी है, लोग उनको सुनना चाह रहे हैं, उनकी बात पर एतबार कर पा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने यूपी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा था जिसको उन्होंने कंप्लीटली कह सकते हैं कि परिवर्तित करके दिखाया है, और वो एक बड़ा वजह थी 22 के इलेक्शन में भी, और इस बार भी इस बात को वो उठा रहे हैं जहां पर भी जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो नेशनल मुद्दे थे उनको मोदी जी ने जिस तरीके से मतलब अपने आप को प्रेजेंट किया है उन मुद्दों में, तो उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता नेशनल लेवल पर बढ़ी है। लेकिन उसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी जो है कह सकते हैं साफ तौर पर कि अब वो यूपी के बाहर या राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं। एक और इसमें यह कि जैसे अगर शायद याद होगा सबको कि गोवा का अधिवेशन हुआ था जब बीजेपी का, उसमें मोदी का नाम सामने आया था, और मोदी का नाम आया था उस वक्त के तमाम जो बीजेपी की लीडरशिप थी वो मोदी के नाम से सहमत नहीं थी, डिस्पाइट ऑफ दैट थिंग कि मोदी आए और उन्होंने पूरी सत्ता और पूरी पार्टी उनके हाथ में आ गई। तो वैसे ही अगर अभी के लिए वक्त में जो मैं उत्तर प्रदेश में देखता हूं, योगी के जो भी सपोर्टर्स हैं, जब दिल्ली की बात होती है वो मोदी की ही बात करते हैं, लेकिन जब वक्त बदलेगा, आने वाले समय में जब रिप्लेसमेंट की बात आएगी और योगी के समकक्ष लोगों की जब बात आएगी, तो फिर जो यहां पर उनके सपोर्टर्स हैं, उनके समर्थक हैं, वो निश्चित तौर से उनकी पहली पसंद योगी होंगे। और योगी की पसंदगी सिर्फ चूंकि उत्तर प्रदेश नहीं, क्योंकि बाकी राज्यों में भी बीजेपी के नेताओं की डिमांड यही होती है कि मोदी के बाद अगर कौन आएगा, तो मोदी के बाद आप देखिए कि कोई दूसरा नेता नहीं है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मोदी के बाद अगर किसी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है स्टार प्रचारक के तौर पर, तो योगी की होती है। पूरे देश में, नॉर्थ ईस्ट की भी, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी, और महाराष्ट्र और गुजरात, बाकी कई जगहों पर योगी की डिमांड होती है। तो अभी के लिए भले ही एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जब समय यह आएगा कि योगी और मोदी के बाद कौन, तो जो लाइन आगे दिखाई दे रही है, अभी के स्थितियां जो हैं, समीकरण है, उसमें योगी का ही पलटा भारी दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी बड़े से बड़े नेता को कब साइडलाइन कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन योगी के बारे में तमाम अफवाहें, चर्चाएं, तर्क वितर्क होते हैं कि कभी ना कभी हो सकता है कि कद इतना बढ़ रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि शिवराज बन जाए, लेकिन शायद इसलिए नहीं हो। इसका एक लॉजिक है। बेसिकली योगी क्या है? योगी एक सांसद रहे जिन्होंने प्रदेश की किसी सत्ता नहीं संभाली, उनको सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था। योगी बेसिकली मोदी की पॉलिटिकल क्रिएशन है। योगी की जितनी चमक है उसका क्रेडिट जाता है मोदी को, और मोदी और संघ ने यह तय किया था कि एक ऐसा चेहरा जो न सिर्फ हिंदुत्व का हो, बल्कि उत्तर प्रदेश जो बदनाम है खराब लॉ एंड ऑर्डर का, माफियाओं का, तो उनको उस वक्त ये कल्पना की गई थी, ये इमेजिन किया गया था कि योगी को अगर हम सत्ता की बागडोर दे देते हैं तो राष्ट्रीय लेवल पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, और वो हुआ। उत्तर भारत में और ज्यादा चमक गई, उत्तर प्रदेश में, और एक मॉडल जो जिसको कहा जाता है कि माफियाओं का मट्टी में मिलाना, और ये सारी चीजें मुझे लगता है शायद इसलिए योगी टिके रहे। और बिल्कुल ये बात सही है कि प्रधानमंत्री की दावेदारी अगली बार शायद उनकी हो। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो इसको आप जीतेंगे कैसे? जो अभी तक परिपाटी चली आ रही वो ये है कि कास्ट इक्वेशंस देखा जाता है,
कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं यूपी की जनता खास तौर से, आवाम खास तौर से वो, और कास्ट विद इन द कास्ट भी लड़ाई है। लेकिन अगर ये कहा जाए सिर्फ कास्ट को लेकर के, तो जो मौजूदा वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होने जा रहे हैं या थर्ड टाइम वोटर जिन्होंने मोदी एरा में सबसे पहले वोट किया, अब उनकी नज़रिया बदलने लगा है। अब वो बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की, वो बात कर रहे हैं ना ऑर्डर की। उनको ना रिलीजन से मतलब है, ना कास्ट से मतलब है, उनको एक ऐसी पार्टी से मतलब है जो सत्ता में आए तो इन सबसे अलग काम करे। योगी आदित्यनाथ को जब लाया गया था तो ठीक था, हिंदुत्व का फेस था, लेकिन एक रूथलेस आदमी चाहते थे यहाँ पर, जो लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं ना, लोहा लोहा को काटता है, तो एक रूथलेस आदमी चाहिए था। नरेंद्र मोदी जब सीएम थे गुजरात के, तो उनकी वही इमेज थी, अ रूथलेस सीएम, जिसको सिर्फ एक टास्क देख रहा था कैसे स्टेट आगे बढ़े। ये इमेज उनकी डेवलप कराई गई, उनको प्रोजेक्ट किया गया। योगी आदित्यनाथ के सामने भी था, हार्डकोर टास्क मास्टर पहले भी कहा जाता था, जब वो महंत थे, जब वो सांसद थे, उस वक्त भी कहा जाता था। तो आज की जो जनता है, जब आप देखिए अतीक की हत्या होती, कहा गया कि नहीं भाई इलाहाबाद, तो अब इलाहाबाद हाई अलर्ट पे गया, कोई रिएक्शन नहीं आया। अयोध्या का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, कोई रिएक्शन नहीं आया विद इन द आवाम। मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ। जब बीजेपी ने कहा सीए हम लाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं आया, खामोश है। जब उन्होंने कहा एनआरसी लाएंगे, तो उस वक्त जब एनआरसी को लेकर यहाँ हुआ, तो उस वक्त जिस तरीके से उसको टैकल किया गया, मुस्लिम्स का अलग कहना है, लेकिन ऑर्डर की नज़रों से देखें तो इसके एक अलग नज़रिया है, वो चीज़ आगे नहीं बढ़ी। तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो रूथलेस हो। तो आप देखिए जिस तरीके से जो बड़े माफिया थे उनको एक एक करके ख़त्म करते गए, लोगों में गुस्सा आया लेकिन सड़कों पर नहीं आया। लोगों ने कहा ठीक है, ख़त्म हुआ। उन लोगों के अंत को जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन कहा कि नहीं वो ठीक है, मरना तो था। तो एक अलग सी बात है। लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा चैलेंज था किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, वो लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर था, जो आज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मायावती का नाम आता था, लेकिन तब भी प्रॉब्लम थी। आप औरैया हत्याकांड याद कर लीजिए, मनोज गुप्ता हत्याकांड, किस तरीके से उसकी हत्या की थी उन्हीं के विधायक ने, वो याद करिए। लेकिन आज की बात करिए तो आज ऐसा कुछ नहीं है। आज देखिए तो तमाम लोग जेल में जा चुके हैं, तो एक हार्ट आ जाएगा। यहाँ तक की बात आपने कास्ट की बात करी, लेकिन आने वाला जो इलेक्शन होगा वो मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की, यूथ से बात करी है, हर कास्ट हर कम्युनिटी के यूथ से बात करी, यूथ से बात की, जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम वोटर्स हैं। फोर्थ टाइम वोटर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मोदी एरा में जिन्होंने पहली टाइम वोट किया वो कास्ट पे नहीं जाते। जो कास्ट की बात कर रहे हैं वो पिछली जनरेशन है। तो जो जनरेशन है वो जॉब क्रिएशन की बात करती, एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, प्रॉस्पेरिटी की बात करती है, सोशल फैब्रिक की बात करती है। जो भी इसकी बात करेगा वही जीतेगा। देखिए, कास्ट की बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश में 2014 की चुनाव से अगर हम उठाएं, 14, 17, 19, 22, अगर आप देखें तो हाँ, ये तो कहा जा सकता है कि यूपी में बिना कास्ट के चुनाव संभव नहीं है, बिना जाति। लेकिन एक जो हम उस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं, जो मोदी की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की, खास करके केंद्र सरकार की योजनाएं थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे वो आवास की योजना रही हो, या किसान सम्मान निधि रहा हो, जो इसका लाभ मिला जिसको, तो वो फिर जाति से ऊपर उठ गया। उसने देखा कि जब अगर जो है ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं, तो वो फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, जब 2017 में सरकार बन जाती है योगी की सरकार बन जाती है, इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था जो लोग तोड़ते थे, चाहे वो माफिया हो या छुट भैया अपराधी रहे हो, तो कास्ट नहीं देखते थे, वो सबको परेशान करते थे। तो जब इन चीज़ों से आपको कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ राहत मिलती है। इसके बाद 14 के बाद तुरंत 17 में सरकार बनती है, और फिर आपको इन जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ मिलता है। तो ये इन चीज़ों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लगभग जो बिल्कुल जातिगत समीकरण पे लड़ा जाता था, उसका कम से कम 70-75% हिस्सा तोड़ के रख दिया। लोग उससे ऊपर उठ गए हैं, और खास करके जो आपने कहा नए मतदाता, ये बिल्कुल अब उसके बारे में नहीं सोचते हैं। कौन उनके रोजगार की बात करता है, कौन उनकी सुविधाओं की बात करता है, कौन विकास की बात करता है, और जो दिखता है उस आधार पे चुनाव हो रहा है। जो आपने योजनाओं की बात की, मैं एंड करूँ बहुत क्विकली, तो वो लाभार्थी वोट बैंक क्रिएट किया। ऐसा नहीं कि ये योजना पहले नहीं चल रही थी, लोगों को फायदा भी हो रहा था। हाँ, इस लेवल इस मैग्नीट्यूड पे फायदा नहीं हो रहा था, वो मान सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके प्रोपेगेट किया, आप देखिए जब ये मोदी की गारंटी रिलीज होती दिल्ली में, तो हर लाभार्थियों को बांटा जाता है। वो क्लियर कट एक मैसेज था लाभार्थी वोट बैंक के लिए। और लाभार्थी वोट बैंक कास्ट रीजन पर नहीं चलता, वो उन गरीब के लिए, वो गरीब हैं वो जिनके पास घर नहीं था, या जिनके पास बिजली नहीं थी, जिनके पास गैस नहीं था, तो उनको बताया। तो लाभार्थी वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है
जिन्होंने कास्ट इक्वेशंस को ब्रेक किया है और जो क्लेम करती है कि फला रिलीजन से, फला कास्ट से इतने ज़्यादा वोटर्स अब हमारे पास आ गए हैं, हमने ब्रेक किया है, तो वो लाभार्थी वोट बैंक के ही होते हैं। तो जो काम और सरकार करती थी वो सरकार ने, इस सरकार ने भी किया, बेहतर किया, मैं ये मानता हूँ बेहतर किया, और उसको लाभार्थी वोट बैंक में कब ट्रांसफॉर्म कर दिया किसी को नहीं मालूम चला। शायद यही मोदी मैजिक है। नहीं, इसमें एक और चीज है, इसमें एक जो मैं एक और बात इसी में ऐड करूंगा कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जाति तो एक बड़ा अहम मुद्दा है, खासतौर से सियासी दलों के लिए। कोई भी पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कोई भी पार्टी, यहां तक कि वाम दल भी यहां पर जब चुनाव लड़ते रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो मैं हमारे एक सीनियर रहे थे, मैं उनका इस समय नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब वो चुनाव लड़ने पहुंचे तो उन्होंने अपना सरनेम लगाया। मैंने उनसे यही सवाल किया था कि आप तो भाई वाम दलों से लड़ते हैं, आप कैसे जाति की बात कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मैं यहां पर जो हम वोटर, पूर्वांचल का ये चुनाव है और यहां पर जब तक हम अपनी जाति नहीं बताएंगे तब तक ये हमको शायद हमारे नाते रिश्तेदार भी हमको वोट देने से कतराएंगे। तो ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है, मैंने मतलब खुद से बातचीत की थी। तो यहां पर लाभार्थी वर्ग बना है, उस लाभार्थी वर्ग में बीजेपी ने इसकी, मोदी को ये हम जरूर कहेंगे कि गुजराती जो कल्चर एक आया ना ब्रांडिंग करने का, उसमें बीजेपी बहुत ही बड़ी महारथी है, खासतौर से मोदी इरा में वो ब्रांडिंग अच्छी कर लेते हैं। और लेकिन ये जो लाभार्थी वर्ग की बात आई है, इसने जरूर जाति का बैरियर तोड़ा है, और ये उपलब्धि इस मायने में भी कही जा सकती है कि अपवाद भी नहीं है कोई ऐसा उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं है जहां पर कोई ये कहे कि धर्म के नाम पर, जाति, मजहब, किसी के नाम पर कहीं भेदभाव किया गया हो किसी योजना को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का हो या राशन को देने को लेकर। तो ये बीजेपी की एक बढ़त निश्चित तौर से, लेकिन ब्रांडिंग जरूर की है, जो खुर्रम कह रहे हैं वो ब्रांडिंग में वो माहिर है और आगे हैं। उत्तर प्रदेश में सीबीआई से जो भी ये छापे मार रहे हैं उसका फर्क यहाँ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले जो गरीब जनता है वो ये इस पे ध्यान नहीं देती है। खासकर जो सोचती है बड़े बड़े लोग हैं ये इनको अपना छापा मार रहे हैं, नेताओं को छापा मार रहे हैं, उससे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। खास करके जो गांव के लोग हैं उनको इससे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि उनको खुशी होती है जब कोई नेता जेल जाता कि हाँ ये करप्ट रहा होगा, इसके पास इतना पैसा पकड़ा गया है, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं। और ये सारा जो ईडी है, सीबीआई के जो सारे मामले जितने ये चर्चा में रहते हैं, मेरा मानना ज़्यादातर सोशल मीडिया पर, ट्विटर में इन्हीं में ट्रेंड करते हैं, इन्हीं में इनकी डिबेट होती है। सच्चाई क्या है, कोई सरकार राजनीतिक साजिश के तहत कर रही है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसको जमानत मिलेगी। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल टूल्स होते हैं, हर राजनीतिक दल के पास में इस तरह का एक हथियार होता है कि हम एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने विरोधी को कैसे दबाएं और कैसे उसको डाउन करें। मुझे याद है कि कांग्रेस का एक समय ऐसा हुआ करता था कि उसका कोई विरोधी हुए ही, मतलब विपक्ष बहुत कमजोर था, तो कांग्रेस अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाती थी। हम लोग बहुत धुंधला याद है, ये करीब 30, 35, 40 साल पहले हम लोग जो टीवी स्क्रीन पे देखते थे तो पता चलता था कांग्रेस का अपना खुद का साम्राज्य ही इतना बड़ा था कि उसको लगता था हमारे ही लोग हमारे दुश्मन ना बन जाए, तो उसको कमजोर करने के लिए कांग्रेसियों के या उनके साथियों के ही खिलाफ जांचें होती थी। तो ये जरूर है कि हाँ, इस सरकार में, इस 10 साल की सरकार में इस तरह की ज्यादा जांचें हुई हैं और इसके कई कारण हैं। जाहिर सी बात है, ये मैं पहली बार किसी चुनाव में देख रहा हूं कि 10 साल की सरकार और वो विपक्ष को भ्रष्टाचारी कह रही है। होता क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये 3 सबसे मजबूत मुद्दे होते हैं और हमेशा जो सत्ता में होता है उसको घेरा जाता है कि ये भ्रष्टाचारी। जाहिर सी बात है, दूध का धुला हुआ कोई नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में आज जिस तरीके से उसने राज्यों के कुछ नेताओं और कुछ मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की, तो उसने एक तरह का नैरेटिव बना दिया कि विपक्ष भ्रष्टाचारी है। ये मैंने अपने 25-30 साल चुनावों को बहुत करीब से देखा है और इस बीच में मैं पहली बार देख रहा हूं कि जो सत्ता में है वो कह रहा है कि विपक्ष भ्रष्टाचारी है। हाँ, उसकी सच्चाई भी है क्योंकि राज्यों के कई नेता ऐसे हैं और उसका एक कारण ये, अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ डरे हुए हैं, वो उस तरह से आक्रामक नहीं हो रहे हैं जैसा उनको होना चाहिए। इस तरह के अन्य और भी गैर भाजपाई जो नेता हैं, जाहिर सी बात है उनके अंदर डर सताएगा क्योंकि कमियां उनमें भी होंगी और जांच एजेंसी किसी को भी जेल में डाल सकती है और जेल में जाने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। ये तो अदालत और समय तय करेगा कि इन्होंने गलत किया है कि सही किया है। सही नहीं माना जाता है। ये इन्होंने सही किया है, गलत किया है। तो हाँ, लेकिन जैसे केजरीवाल को देख लीजिए, केजरीवाल की बात हम करते हैं तो केजरीवाल जेल में चले गए, अब तक तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो भी सारे हथकंडे अपना रहे हैं कि जेल से बाहर आ जाएं। जो एजेंसियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी, उसमें ज्यादातर IAS IPS होते हैं और आज के समय में
कोई भी अधिकारी वो अपनी कलम फंसा के किसी को जल्दी जेल नहीं भेजेगा। वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, बेईमान भी मैं कहूँगा हो सकता है, लेकिन उसको ये पता हो जाए कि हम आप भी होते, अगर ये पता होते कि मेरी गर्दन इस चीज़ से इस कृत्य से फंसेगी, तो थोड़े अधिकारी हो सकते हैं। जिस बड़े पैमाने पे हो रहा है उसके लिए ये निश्चित है कि सामने वाले को कम ज़्यादा गलत होता ही होता होगा, तभी उसके खिलाफ कार्रवाई हो पा रही है। ये सोचिए कोई पाक साफ हो, कुछ ना हो, उसको जेल में भेजना, मुझे लगता है ये संभव नहीं आज के समय में। एक और ये बात है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी तमाम लोगों से बात हुई कि एक जो अभी जैसे बात हुई कि केजरीवाल को जेल जाने की मुद्दा आया, तो एक बात तो एकदम सही है कि जो सबसे पहले हमारे साथी ने शुरू किया कि जो आम जन है खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं जब बात कर रहा होता हूं तो ज्यादातर हम लोगों की जो घूमते फिरते हैं तो उत्तर यूपी के ज्यादातर गांव देहात कस्बों में जाते हैं, तो वहां लोगों से जो बातचीत होती है, तो भ्रष्टाचार की जब भी बात आती है तो एक लोगों में जरूर परसेप्शन बना हुआ है। वो परसेप्शन है कि राजनेता जो है वो बहुत भ्रष्ट है, और राजनेताओं के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो आप यकीन मानिए लोगों को बहुत ही कोई बहुत बुरा नहीं लगता है। इवन कि कई सारे जब भ्रष्टाचार पर कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है तो हम लोग ऐसी जगहों पर गए हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके गांव से, उनके रिश्तेदार से, उनके परिवारों से संबंधित लोग थे, लेकिन वो खुश हुए। उन्होंने कहा अच्छा है, जब ये बहुत इनके तो दिमाग ऐसे बढ़े हुए थे, ये तो ऐसे हमको तो पता चल रहा था कि इनके पास कुछ नहीं था और हजारों की इन्होंने बड़े लाखों की करोड़ों की कोठियां बना ली। और केजरीवाल के मामले में एक बात जो आम जनता के बीच में है, जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो देश की जनता, सारे राजनीतिक दल, उसमें कोई भी निरापद नहीं है, कोई बचा नहीं है, वो कांग्रेस भी, बीजेपी भी, सारे दल, आरजेडी, रालोद, जितने भी चाहे डीएमके, एआईएडीएमके, जितने देश भर की राजनीतिक दल, उन सबसे लोग फेडअप हो चुके थे और लोगों को एक परसेप्शन था कि नेता जो हैं, ये सारे दल जो हैं वो भ्रष्ट हैं। कहीं से उम्मीद अगर कोई किरण दिखाई दी थी तो केजरीवाल के तौर पर दिखाई दी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो बात कही थी वो शुरुआत से एक बात कही थी कि हम इन दलों से, इनकी राजनीति से अलग हैं, और जनता ने उस पर एतबार जताया था, दिल्ली की जनता ने तो खास तौर से। लेकिन जब वहां पर निराशा हुई तो वो ज्यादा इसलिए दिक्कत होती है, कोई डाकू अगर डकैती डालता है, लूट करता है, तो लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन उतनी शिकायत नहीं होती है। लेकिन जब कोई संत, कोई फकीर बनकर कोई बड़ी बातें कहकर जब लोगों को धोखा देता है तो लोगों का दिल ज्यादा टूटता है और लोगों की प्रतिक्रिया ज्यादा होती है। इस कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो आम जनता को दो चीज़ समझना चाहिए, कास्ट हो गई, रिलीजन हो गई, सबसे हट करके। पहली बात, सोशल फैब्रिक कौन मेंटेन कर सकता है इस मुल्क के अंदर, सबसे बड़ी बात कि अगर सोशल फैब्रिक मेंटेन है तो ये मुल्क बहुत मजबूत होगा, इसको कोई कमज़ोर कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, विज़न क्या है हमारी इकनॉमी को आगे ले जाने का, जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये दो चीज़। और सबसे बात, जो ब्रेन ड्रेन हमारे मुल्क से हो रहा है, आप देखिए कि बाहर के मुल्कों में जितनी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उन सबके सीईओ कौन है? इंडियंस मिलेंगे मैक्सिमम। तो वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? तो वो बेहतर, वो कल्चर क्यों यहाँ पर नहीं डेवलप हो पाया अभी तक की, ये समझना होगा। जो तीसरी सबसे बात है कि आपने जो वादे किए, बीजेपी हो या इंडिया हो, एनडीए हो, जो भी वादा कर रहा है, कितना परसेंटेज आप फुलफिल कर पा रहे हैं? ये और साथ में एक रिपोर्ट कार्ड तो बिल्कुल होना चाहिए पिछले मैनिफेस्टो से, जो पिछले मैनिफेस्टो आपने वादा किया, उस वादे का क्या हुआ? इशू की बात करें तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर इलेक्शन के टाइम की बात करिए तो मतदाताओं के बीच में जब चर्चा होती है तो ज़रूर उसमें विकास की बातें होती हैं या अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जब आप वोट यहाँ पे कास्ट करने जाते हैं, यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उसमें कास्ट और रिलीजन एक बड़ा मुद्दा होता है हमेशा ही। जाहिर सी बात है कि कई तरीके की चीज़ें हैं जो विकास के मुद्दे होने चाहिए, या जो बातें कही गई हैं, जैसा कि हमारे खुर्रम सर ने कहा कि मैनिफेस्टो की बात की जाए, तो मैनिफेस्टो को लेकर हर बार पार्टियां जो है अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आती हैं, अपने अपने बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन उसके साथ में एक चीज़ ये भी होना चाहिए, पब्लिक को ये भी देखना चाहिए कि उसको धरातल पर उतारने के लिए बैकग्राउंड क्या है या उसके लिए बेस क्या है। आपने कह तो दिया कि हम ये कुछ भी करेंगे, एक्सेट्रा, मतलब कोई भी किसी का भी मैनिफेस्टो हो वो, लेकिन उसको रियलिटी में उतारने के लिए आपके पास ग्राउंड्स क्या हैं, आपके पास पॉइंट्स क्या हैं, किस तरीके से आप उसको धरातल पर उतारेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या फिर अन्य किसी टॉपिक पर हो। भारत युवाओं का सर्वाधिक देश है, यहाँ मतलब इतनी जनसंख्या है युवाओं की कि कहा नहीं जा सकता, करोड़ों की तादाद में यहाँ बेरोजगारी है। लेकिन विपक्ष के पास उस तरह का ठोस मुद्दा नहीं मिल पा रहा है कि वो ये कहे कि सरकार ने नौकरी नहीं दी, ये सरकार बदल डालो। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, या सवाल उनका इतना ही है कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा था, ये पूरा क्यों नहीं हुआ।
तो सरकार अपना फिर डाटा रखती है, अपना फैक्ट पेश करती है कि हमने इतने लाख रोजगार पर साल के हिसाब से दिए हैं। और मोदी भी बार बार अपने संबोधनों में, पीएम मोदी की बात करें तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम एफडीआई के माध्यम से, निवेश के माध्यम से एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि जो युवा हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, और जब वो आने वाले 10-20 साल बाद अपने को जब देखें तो गौरवान्वित महसूस हो। तो विपक्ष इस मुद्दे को भी उस तरह से नहीं उठा पाता है जिस तरह से उठाना चाहिए। सरकार की जो डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रहा हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड में रहा हो, या तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं, चाहे सोशल डेवलपमेंट रहा हो, इस पर अच्छा काम किया है। लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है, तमाम तरह की योजनाएं हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती है सरकार के सामने वो है बेरोजगारी का मुद्दा। जैसा भैया ने बताया, बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती, उसके लिए सरकार ने काम भी किए हैं, तमाम योजनाएं लाई हैं, विश्वकर्मा योजना है, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं, बट इनको और फोकस करने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि 10 सालों के काम काज के बावजूद अभी तक विपक्ष के पास ऐसा कोई एक मुद्दा नहीं है जिस पर वो सरकार को टारगेट कर सके। भ्रष्टाचार का मुद्दा, लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई का मामला है, सारी चीज़ें, लेकिन उस पर एकजुट होकर फोकस नहीं कर पा रहे। दूसरी एक जो सबसे बड़ी कमजोरी विपक्ष की है कि कोई लीडरशिप नहीं है। राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी बार बार फेल हो रहे हैं, और अभी भी राहुल गांधी ही चेहरा है, जाने अनजाने, चाहे आप चाहे या ना चाहें, तमाम लोग हैं। और जो बड़ी लीडरशिप है विपक्ष की, वो ज़्यादातर लोग आरोपों में घिरे हुए हैं। तो सबसे बड़ी जो लोगों के सामने जो जनता है वो ये सोच रही है कि सामने वाला जब पहले से उसके पास कोई है नहीं, तो इससे अच्छा बेहतर वही है कि जो चल रहा है वही चलता रहे। एक्चुअली जिस वक्त पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ था, उस वक्त ही ये तय हो गया था कि अब इनकी जादूगरी नहीं चल पाएगी। उत्तर प्रदेश बदल गया है और यहाँ जाति की राजनीति कहीं ना कहीं उसको नकारा जा चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से 15 सीटें, इतना बड़ा गठबंधन था। देखिए, इससे पहले भी मुलायम सिंह और काशीराम ने गठबंधन उत्तर प्रदेश में किया था, लेकिन वो इतने डेवलप नहीं थे। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा का जिस तरीके से गठबंधन हुआ और वो फेल हो गए, तो यूपी का पूरा परिवेश बदल गया। मुझे लगता है इसीलिए शायद अखिलेश यादव और मायावती को ये लगने लगा है कि अब हमें कुछ अपनी रणनीति में बदलाव करना है, और जाति के अलावा भी हमें कुछ चीज़ों को, डेवलपमेंट को और कुछ दूसरी चीज़ों को अपने साथ लेके चलना है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जिस तरह से मायावती का एक डाउनफॉल हो गया, बसपा का जिस तरीके से एक अर्श से वो फर्श पे आ गई, उस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अगर अपने को नहीं बदला तो मुझे लगता है कि स्थितियां बदल कुछ और भी उसको जमीन पर ले जाएंगे। मायावती अपने ऑरा से कहीं बाहर नहीं निकली। वो आज अपने को मुख्यमंत्री मानती है, और जब भी हम लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते हैं तो ये एहसास होता है कि हम किसी पार्टी के नहीं, एक मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग की एंट्री होती है। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि उनके पास जो यूनिवर्सिटी थी उसमें वो कभी गए नहीं। मैं मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूँ। जब तक कि नेता अपनी बुराई अपने कानों से ना सुन सके और जो बुराई कर रहा है उसको सामने ना हो, तब तक वो कुछ सीख नहीं सकते। मायावती हो या अखिलेश यादव, दोनों के सामने अनफॉर्चुनेटली यही एक चीज़ है कि आप उनके सामने ये नहीं कह सकते कि यहाँ आप गलत हैं, ये कमी है। मुलायम सिंह यादव को मैं अपनी आंखों से देखा है कि बहुत छोटा कार्यकर्ता खड़े होकर के चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव पर उंगली उठाकर बोलता है, नेताजी ये चुनाव में इसलिए हारे कि आपने मेरी बात नहीं मानी, आप इनको टिकट देते, वो जीत जाते, आप देखिए क्या हुआ। तो जब तक कि आप अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक कार्यकर्ता ये एहसास नहीं करेंगे कि जो हमारा नेता वो हमारी सुनती है, मैं अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं। मुलायम सिंह यादव सबको याद है, यहाँ जितने लोग बैठे सबको याद है, चुनाव के पहले चुनाव के बाद वो बैठ जाया करते थे अपने लॉन में, और जिसका मन उनसे मिलता था, उनके बगल में कुर्सी होती थी। वो अब ट्रेडिशन ख़त्म हो चुका। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक बात एकदम सही है कि हम लोग जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में लगातार जो राजनीति देख रहे थे वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी की देख रहे थे, लेकिन हमने जो ये बात देखी कि एक बदलाव जरूर हुआ है। यहाँ पर अब नेताओं की बात होती थी तो पीपुल्स लीडर की बात होने लगी। मायावती का बिल्कुल जो बात अभी खुर्रम कह रहे थे, एक ऑरा था और अभी भी वो ऑरा बना हुआ है। वो मोर और लेस जब वो सीएम थी तब भी वो पीएम की तरह उनकी सिक्योरिटी भी होती थी और वैसे ही बिहेव करती थी। कोई एक उनके इर्द गिर्द एक वाल बन चुकी थी, उसको पार करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। एक समय हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लोग बातचीत कर लिया करते थे बड़े आसानी से। मुलायम सिंह यादव तक का वो दौर था, क्योंकि हम लोगों ने मुलायम सिंह को बतौर चीफ मिनिस्टर देखा और उनसे हमको जब भी बातचीत करनी होती थी हम जरा सा एफर्ट करते थे। इवन कि हम कहीं पर रास्ते पर भी हो, किसी प्रोग्राम में भी होते थे, अगर हम उनको आवाज़ देते थे वो रुककर उनसे बातचीत हो जाती थी। लेकिन ये जो इरा आया मायावती का खासतौर से 2007 के बाद से, तो हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और अब हम अपनी बात सीधे तौर से नहीं कह पाते
बातें थे, और जब ये हमारी बात है, जब मीडिया के लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं, तो जो उनका आम कार्यकर्ता है उसके पास कोई ऐसा चैनल नहीं रहा कि वो सीधे तौर से मायावती तक अपनी बात कह सके। तो ये मायावती का जो एक कम्युनिकेशन का एक गैप हुआ, उसको एक बड़ी वो दिक्कत हुई। और उसके बाद अखिलेश यादव के संग भी वही दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द भी एक ऐसा घेरा बना हुआ है जो शायद उनको उस हकीकत से वाकिफ नहीं करने देता है कि क्या हो रहा है, कहां पर क्या दिक्कतें हैं, कहां पर कौन सी कमी है। और इसका ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इस बात के पीछे वजह यह है कि अभी हाल में जब चुनाव के जब टिकट घोषित हुए तो अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि बहुत ही हार्ड वर्क किया गया है, बहुत ही ज्यादा फीडबैक लिया गया, उस ग्राउंड वर्क के बाद हम टिकट ला रहे हैं और जल्दी प्रत्याशी घोषित करेंगे। लेकिन आप देखिए कि 8 से 10 प्रत्याशी बदल दिए गए। इसका मतलब यह है कि आपका ग्राउंड कनेक्ट नहीं था, आपके पास फीडबैक नहीं था, आपके पास शायद अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का वक्त नहीं था। और यही वो हालात हैं जहां पर इनको मंथन करना होगा। मायावती का डाउनफॉल हुआ और अखिलेश यादव भी बड़ी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। एक जो टर्म अभी हम देख पा रहे हैं कि गोदी मीडिया का टर्म आ रहा है, तो यहां पर एक बात बिल्कुल सही है कि एक गाना था कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो यहां पर कौन ऐसा है जिसका दामन खुद का एकदम साफ है? यहां पर गोदी का मतलब क्या है कि गोदी मीडिया अभी जो सिनोनिम है वो मोदी के पक्ष में जो लोग जाते हैं उनको गोदी मीडिया कहा जाता है। मैं जो पाता हूं कि अभी शायद जनता में तो इसीलिए हमारी खासतौर से टीवी डिबेट्स की और हमारे जो मीडिया की जो हम लोग बहस करते थे एक जमाने में जो बहुत चर्चित होती थी, आज के दौर के जो लोग मीडिया में जो डिबेट्स होती हैं पब्लिक इसलिए नहीं पसंद करती है क्योंकि पब्लिक को चैनल के तरीके से, हर चैनल का कौन से किसकी बड़ाई करेंगे, किसकी बुराई करेंगे, किसके पक्ष में जाएंगे, कौन एंकर किसके बारे में बोलेगा। तो यहां पर गोदी मीडिया या तो लोग इस गोदी में बैठे हैं या फिर उस गोदी में बैठे हैं। निष्पक्ष फिलहाल जनता की नजर में अभी कोई नहीं है। मुझे लगता है कि इस टॉपिक को बहुत ही कॉमन अब हो गया है कि आप जब भी किसी भी मुद्दे पर आप उठाते हैं और अगर किसी भी की भी बुराई करते हैं तो साफ तौर पर आपको वो दूसरे पार्टी का घोषित कर देता है, चाहे वो पक्ष का उठा रहे हैं चाहे विपक्ष का उठा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि जब आप सवाल पूछिए तो कि आप सत्ताधारी पार्टी की तरफ से हैं, आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष आज आप देखिए तो खुद उस तरीके से आपको कहीं ग्राउंड पर नजर नहीं आएगा, ना सड़कों पर कभी कोई नेता नजर आएगा, ना कहीं पर ऐसे वो मुद्दे उठाएगा जो पब्लिक से जुड़े हुए हों। बीजेपी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो वो ऐसे मुद्दों को मैंने खुद देखा है, मतलब बहुत लंबा मुझे अनुभव नहीं है, पर जितना भी मैंने देखा तो उसमें छोटे छोटे मुद्दे हों, चाहे पेट्रोल के रेट हाइक हो, तो हमेशा वो मुद्दा बनते थे, उसको लेकर आंदोलन होते थे, प्रदर्शन होते थे। आज के समय में विपक्ष कहीं नजर नहीं आता है। यूपी के परिप्रेक्ष्य से देखिए तो अखिलेश यादव चुनाव से ठीक पहले तक आपको कभी नजर नहीं आएंगे। वो केवल ट्विटर, सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट करते रहेंगे और उसके बाद अगर आप उनसे भी कोई सवाल करते हैं तो साफ तौर पर वो बीजेपी का, आरएसएस का पत्रकारों को भी घोषित कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी पहले मुखर होना चाहिए और उसके बाद इस तरीके के अगर एलिगेशन लगते हैं या हम उनके मुद्दों को ना उठाएं, वो सड़क पर आए हों और उसको अगर किसी मीडिया ने ना दिखाया हो तब बात हो सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि विचारधारा की इस लड़ाई में हम जब कोई भी रिपोर्ट दिखाते हैं या सौंपते हैं, अगर हमारे मन माफिक नहीं है तो हम तुरंत सामने वाले को गोदी मीडिया का तगमा दे देते हैं कि ये गोदी मीडिया है। और अगर जिस समाचार से हमें फ़ायदा मिल सकता है, जिस रिपोर्ट से फ़ायदा मिल सकती है, तब हमें लगता है कि नहीं यही ठीक है, ये हमारी मीडिया है। और बड़ा स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि कोई गोदी मीडिया नहीं, कोई निष्पक्ष मीडिया नहीं, कर सब वही रहे, खेमा बस अलग अलग बटा हुआ है सबका। कोई गोदी मीडिया की वकालत करे, चाहे कोई कांग्रेस की वकालत करे या सपा की, किसी भी पार्टी के नेता की वकालत करे अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, खेमा बटाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि लिखना और रिपोर्ट दिखाना सरकार के अच्छे निर्णयों के लिए इंदिरा जी के समय में भी होता था, मोदी के भी समय में भी हो रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया जाता है और आयरन लेडी लिखा जाता है, यही मीडिया आयरन लेडी लिखती है, तो हम निष्पक्ष मीडिया होते हैं। और जब 370 हटाया जाता है और जब हम सशक्त पीएम लिखते हैं तो हम गोदी मीडिया हो जाते हैं। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। कौन गोदी मीडिया है, कौन गोदी मीडिया नहीं, ये तो पर्सपेक्टिव की बात है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, एक बीजेपी प्रवक्ता से मैंने पूछा कि भाई डिबेट में आप जाते हैं तो क्या सोचते हैं वहाँ बैठ करके आप, जब एंकर बोल रहा होता? उन्होंने कहा मैं बस यही सोचता हूँ कि मेरी नौकरी तो ख़तरे में है, अब मैं और कैसे तारीफ़ करूँ अपनी सरकार की। तो जब इस तरह की बातें आएगी, और दूसरी बात,
एक सवाल पूछा गया राहुल गांधी से कि आप लोग गुजरात से यहाँ आ गए पीएम बनने के लिए और आप वायनाड चलेगा, ऐसा क्यों? एक वाजिब सवाल था, लेकिन उनका क्या आया, ये तो बीजेपी वाला सवाल है। जब एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह देता कि अरे तुम तो बीजेपी वाली जैकेट पहने, कलर की जैकेट पहने हो, तो फिर आप क्या सोचेंगे? जब आप सवाल को हंस के टाल दे नेता, हो सकता है आपको पसंद ना आए। अब तरुण जी थे, तरुण तेजपाल जी थे, उनसे पूछा गया कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा था कि आस्किंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चन इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आज जब नेता से हम वो सवाल पूछ लेता क्या सवाल करना है, जब हम इस चीज़ से हट जाते हैं, गोदी मीडिया मेरे हिसाब से वो होता है कि हमें सत्ता से सवाल करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम जब सवाल नहीं कर पाते हैं तो हम बाइज्ड कहलाते हैं। आज की एक ऐसी तल्ख हकीकत हो गई है कि हर एक के पास अपना सच है, लोग अपना सच सुनना चाहते हैं अपने हिस्से का। और जब मीडिया में हम उनकी बात करते हैं, यहाँ पर निश्चित तौर से जो खुर्रम ने अभी बात कही, ये यहाँ के रिपोर्टर्स को हर दिन झेलना पड़ता है। लखनऊ में मैं बता रहा हूँ कि हर नेता यहाँ पर अपने हिस्से का सच सुनना चाहता है। जैसे ही आप उससे सवाल करेंगे तो उसको जैसे ही अखरेगा वो तुरंत बताएगा। ए से सवाल करेंगे वो कहेगा आप बी पार्टी से आए हैं, और बी वाले से जब आप सवाल करते हैं तो कहेगा आप ए पार्टी से आए हैं। हम ना ए पार्टी के या बी पार्टी के हैं। दरअसल आप वही सच सुनना चाहते हैं, आपको लगता है वही सच है, तो आपके लिए सबसे आसान शिकार हम ही हैं, जिन पर हम पर निशाना लगा लेते हैं और हमसे बताते हैं कि आप उनके भेजे हुए हैं, आप जैकेट ये रंग की पहने हैं इसलिए आप उस पार्टी के हैं। ये तोहमतें हम झेल रहे हैं, और अब कब तक रहेगा ये सिलसिला, ये अब देखना है। मैं एक चीज लास्ट कहूंगा ज्ञानंद जी की बात पे कि अब उनके हिस्से का सच नहीं चाहिए, उनके हिस्से का सवाल चाहता है, जो उनको सवाल सूट करे। जवाब की तो अलग बात है, सच की अलग बात है, सवाल भी उनके मन मुताबिक हो, उनको जो ठीक लगे सवाल भी मतलब कड़वाहट जरा भी ना हो, मीठा मीठा सवाल।